तो हेलो एवरीवन, मैं हूं रोशन पांडे और आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि इमरजेंसी प्रोविजंस का थर्ड टाइप है। और दो टाइप आपने यदि नहीं देखा होगा तो जाकर पिछले वीडियोस में मेरे देख सकते हैं। तो चलिए बने रहिए लेकिन इसके पहले हम जो पिछला प्रेसिडेंट्स रूल पढ़े थे उसके कुछ जो टॉपिक्स थे छूट गए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे जो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट रूल जो है जुडिशियल रिव्यू के स्कोप में है कि नहीं है। तो 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 जो है यह कहता है कि प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन पर यह डिपेंड करता है आर्टिकल 356 इम्पोज करना। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो है इम्प्लाई कर देता है कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है वह जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं है। इसीलिए बोमई केस में यह डिक्लेयर कर दिया गया था कि प्रेसिडेंट रूल जो है जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं है। जो कि तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल 360 होता है। यह आर्टिकल 360 इम्पावर्स करता है प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए, यदि वह सेटिस्फाइड हो तब। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है कुछ सिचुएशनों पर लगाया जाता है, जैसे कि जब कोई भी भाग यदि कोई भी टेरिटोरी फाइनेंशियली थ्रेटन में दिखे या फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाए देश में, या क्रेडिट ऑफ इंडिया पर कोई सा भी खतरा दिखे, तब जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जाता है। 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 जो है क्या करता है कि प्रेसिडेंट को यह बनाता है कि वह डिक्लेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी यदि वह सेटिस्फाइड हो तब, जो कि क्वेश्चनेबल नहीं होगा इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो है ये इसको खारिज कर देता है और यह कहता है कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन जुडिशियल रिव्यू से आगे नहीं है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, जब यह फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होगा उसके बाद यह जो है दोनों हाउसेस से, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अप्रूव्ड होना चाहिए विदिन 2 मंथ। 2 महीना के अंदर यह जो है दोनों हाउसेस से अप्रूव्ड होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। उसके इशू के डेट के 2 महीने बाद यह जो है दोनों हाउसेस से अप्रूव्ड होना चाहिए। लेकिन यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी जब इशूड होता है और उसके 2 महीने के अंदर यदि लोकसभा डिसॉल्व कर जाता है या डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा हो जाता है, उस कंडीशन में यह जो इमरजेंसी है सरवाइव करेगी, कंटिन्यू करेगी तब तक कि जब तक कि लोकसभा दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूशन ना उसका हो जाए, दोबारा से गठन ना हो जाए, और उसके गठन के 30 दिन के अंतराल तक वह जो है इमरजेंसी क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी। और जब यह फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार अप्रूव्ड कर दिया जाता है दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस के द्वारा, तब यह पार्लियामेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है कंटिन्यूज करता है इंडिफिनिटली टाइम तक। लेकिन जैसे कि हमने पिछले में देखा कि प्रेसिडेंशियल रूल और नेशनल इमरजेंसी में वह जो है टाइम लिमिट था, जैसे कि 3 साल तक था। लेकिन इसमें जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में जब एक बार अप्रूव्ड हो जाता है तो वह इंडिफिनिट टाइम तक, जब तक वह रिवोक्ड ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, तब तक चलता है। इसी कारण इसमें दो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यह फाइनेंशियल इमरजेंसी में कोई मैक्सिमम पीरियड जो है प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं ज़रूरी है, जैसे कि दूसरे जो दो इमरजेंसी थी जिसमें प्रेसिडेंट रूल और जो नेशनल इमरजेंसी थी, उसमें हर एक 6 महीने के बाद क्या था कि अप्रूवल चाहिए था पार्लियामेंट का। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में कोई भी ऐसा अप्रूवल नहीं चाहिए उसके अगले फर्दर कंटिन्यूएशन के लिए। और यह जो रिजोल्यूशन अप्रूवल जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी का, इसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट का। इसका मतलब कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स यदि उसको एग्री करते हैं तो वही सिंपल मेजॉरिटी होता है, जिसमें कि यह फाइनेंशियल इमरजेंसी पास हो जाता है। और यह जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है राष्ट्रपति के द्वारा ही ख़त्म किया जाता है, रिवोक्ड किया जाता है, रिपील किया जाता है किसी भी क्षण, बिना किसी अप्रूवल के और बिना किसी पार्लियामेंट के मेंबर के सजेशंस के या
उनके सुझाव। इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या क्या था? तो पहला इफेक्ट ये है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के जब प्रोक्लेमेशन हो जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं सेंटर के, जैसे IAS IPS जितने भी बनते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं किसी भी स्टेट को, किसी भी राज्य को कि ऑब्जर्व कीजिए जितना भी आपका फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है, जिस पर कि आप फाइनेंशियली अपना डिपेंडेंट है, उस पर अपना कंट्रोल कीजिए। जैसे उनको डायरेक्शन दिया जाएगा वैसे वह देते हैं स्टेट, किसी भी स्टेट को। या दूसरा जो है उधर सच उधर डायरेक्शंस टू एनी स्टेट, दूसरे माने किसी भी स्टेट को डायरेक्शन देते हैं, जैसा कि प्रेसिडेंट उनको देते हैं जब उनको जो भी ज़रूरत नेसेसरी लगता है, तब किसी खास पर्पस के लिए यदि उनको ऐसा लगता है कि इस कारण से यदि हम इस फाइनेंशियल चीज़ों पर जोर देंगे तो क्या होगा कि हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस जो है कुछ हद तक सुधर जाएगा तब। और सेकंड क्या करते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है कि जितने भी सैलरी और अलावेंसेस जो दिए जाते हैं, जितने भी पर्सन सर्व करते हैं राज्यों में, उनके सैलरी में से डिडक्शन हो जाता है, कम कर दिया जाता है। या जो रिजर्वेशन ऑफ द ऑल जितने भी मनी बिल हैं या दूसरे जितने भी फाइनेंशियल बिल हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखे गए हैं, कि जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास करके प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखे गए हैं, उसको क्या कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और तीसरा क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है इशू करते हैं डायरेक्शन किस चीज़ के लिए, तो जितने भी सैलरी है या अलावेंसेज हैं उसको रिडक्शन करने के लिए, कम करने के लिए। किसका? तो जितने भी क्लास ऑफ पर्सन्स हैं जो कि सर्व करते हैं यूनियन के अंदर, यानी सेंटर के अंदर जितने भी पर्सन सर्व करते हैं उनके सैलरी या अलावेंसेज को रिडक्शन करने के लिए, या जितने भी जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनके भी सैलरी और अलावेंसेज का डिडक्शन कम करने के लिए प्रेसिडेंट क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल इमरजेंसी को हम लोग यह भी कह सकते हैं कि सेंटर जो है पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है स्टेट पर। स्टेट के जितने भी फाइनेंशियल मैटर हैं, जितने भी पैसे से रिलेटेड मैटर हैं, उस पर सेंटर जो है पूरी तरीके से अपना कंट्रोल दबदबा बना लेता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के थ्रू। लेकिन 1991 के फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें कि LPG को लागू किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, उसके बाद 1991 के बाद ऐसा कोई स्थिति आया नहीं है जिसके कारण कि अभी तक हमारे देश में उसके बाद कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लागू नहीं किया गया है, इम्पोज नहीं किया गया है। यह जो इमरजेंसी प्रोविजंस लगाया गया था उसका क्रिटिसिज्म ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजंस को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग यह पढ़ेंगे कि कुछ जो सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो कि बनाया गया था, जब संविधान को बनाया जा रहा था उसी वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को भी बनाया गया था, जिसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके द्वारा क्या उसी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के कुछ सदस्यों के द्वारा यह क्रिटिसाइज किया गया कि यह इमरजेंसी प्रोविज़न जो है इनकॉर्पोरेट है। किस बेसिस पर? तो कुछ फॉलोइंग बेसिस है। पहला बेसिस उनके आधार पर यह है, यह जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक इमरजेंसी है वो क्या करेगा, फेडरल कैरेक्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के फेडरल कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देगा, एंड यूनियन जो है पूरा पावरफुल हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जितने भी स्टेट के पावर्स हैं, शक्ति हैं, बोथ सेंटर और बोथ द यूनियन एंड द यूनिट्स, यूनियन विल इंटायरली बी कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ, जितने भी पावर्स है स्टेट के भी किसके हैंड में कंसंट्रेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आ जाएगा प्राइम प्रेसिडेंट, और जो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे आपको पार्लियामेंट के सदस्य, और कौन आ जाएगा, तो प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएंगे। तो उनके हाथों में यह जो जितने भी पावर्स है क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और तीसरा उनके हिसाब से क्या था कि जो प्रेसिडेंट हैं वो एक अकेला एक डिक्टेटर बन जाएंगे उस क्षण जब वह इस इमरजेंसी को अलाउ करेंगे, प्रोक्लेम करेंगे।
और इस क्षण जब इमरजेंसी लागू होगा उस क्षण क्या होगा कि जितने भी स्टेट हैं उनके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को नलिफाइड कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। उनके जितने भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के रिक्वायरमेंट है उसको हटा दिया जाएगा, माने खारिज कर दिया जाएगा उसको। और उनके हिसाब से पांचवा जो है वह यह इस बेसिस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि जितने भी फंडामेंटल अधिकार हैं, जितने भी फंडामेंटल अधिकार मिले हुए हैं वह मीनिंगलेस हो जाएंगे, जिसका रिजल्ट यह होगा कि डेमोक्रेटिक फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिस्ट्रॉय, जिसका रिजल्ट यह होगा, कॉन्सिक्वेंसेस यह आएंगे कि जितने भी संविधान के। तो आई होप गाइस आप सबको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं और भी ऐसे ही आप सबको वीडियोस बनाकर देता रहूं, आप सबको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें की जानकारी देता रहूं। तब तक के लिए चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यदि हेल्थ अच्छा हो तभी सब पढ़ाई भी अच्छा होता है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब मिलते हैं हम आप सबसे अगले एक ऐसे ही नए और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में।